दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कहानी में। आज की कहानी है अजब सा वह दोस्त, एक अनकहा रिश्ता। उस दिन उससे मेरी मुलाकात करीब 3 दशकों बाद हुई थी, पर लग नहीं रहा था कि जैसे इतना समय गुजर गया हो। बस उसकी आंखों की चमक कुछ कम हो गई थी और गॉगल्स की जगह रीडिंग ग्लासेस ने ले ली थी। मैंने पूछा, इतने सालों बाद कैसे इंडिया आना हुआ? उसने मुस्कुराकर कहा, कहाँ जा सका, बस यही गांव के एक छोटे से कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। अभिषेक से स्टूडेंट्स के लिए कुछ नोट्स चाहिए थे, इसलिए उसने घर आने को कहा था। मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा तो तुम मुझसे मिलने नहीं आए थे? तुम इतना कैसे बदल गए सागर? वह भी सॉरी कहकर बस हंसता रहा। तुम तो जेएनयू से ही लंदन के सपने देखते थे सागर, सीधे गांव? कैसे भला? कैसे इस तरह तुम्हारे सपने आसमान से धरती पर आ गए और तुम मेरे गांव ही रह गए? मेरे लिए वास्तव में यह एक प्रश्न ही था। जेएनयू से पढ़ाई के बाद एक प्रतिष्ठित प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरर रहते हुए सागर ने कितने ही विद्यार्थियों के यूपीएससी के सपनों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाई थी। वही सागर आज किसी गुमनाम से गांव के कॉलेज में लेक्चरर है। सागर ने बात को टालते हुए कहा, चलो आज नहीं बता सकता, कुछ विद्यार्थियों की किताबें लेनी हैं, अभी ने मेरे लिए नोट्स दिए होंगे, हफ्ते भर बाद फिर आना है, तब बातें होंगी तुम्हारे हाथ की स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी के साथ। सागर के जाने के बाद मैं उसके साथ बिताए दिनों के चक्रव्यूह में घंटों बैठी रही। उसने पहली मुलाकात में ही मुझसे पूछ डाला था, लगता है आपने पूरी रात जागकर लेक्चर की तैयारी की है। अरे, पहली मुलाकात में उसे कैसे पता चला मेरे बारे में? मैंने जब पूछा, आपको कैसे मालूम, तो वह बोला, आपकी आंखों में नींद की कमी देखकर। पहली मुलाकात में इतना बेबाक, मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, पर अच्छा भी। उसके बाद हमारे मिलने का सिलसिला शुरू हुआ था। हमारी पसंद और हमारे विचार काफ़ी मिलते थे, इसलिए हम एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करने लगे। कभी साथ में कॉफ़ी पीते, कभी साथ में चाय पीते, और चाय और कॉफ़ी के बीच हम समझ ही नहीं पाए कि कब हमारे बीच एक ऐसा रिश्ता पनप गया था जिसके नाम का पता हमें भी नहीं था। एक रिश्ता जो दोस्ती से कुछ ज़्यादा तो ज़रूर था, पर प्रेमी और प्रेमिका का भी नहीं था। बस हमें एक दूसरे पर एक भरोसा सा हो गया था, भरोसा कि अगर कभी कोई मुसीबत में पड़े तो हम दोनों एक दूसरे के लिए खड़े होंगे। उस दौरान कई बार मेरी शादी की बात आई। मुझे नहीं करनी थी, इसलिए मैं बार बार सागर को ढाल बनाती। सागर हर बार मेरे परिवार वालों को ऐसे छलकर आ जाता जैसे वही सच में मेरा हमसफ़र बनने वाला हो। इस तरह के उसके कई एहसान थे मुझ पर। फिर आखिरकार मेरी शादी हो ही गई। मेरे पति अभी भी उसी कॉलेज में पढ़ाते थे। हम तीनों दोस्त बन गए। कभी कभी अभी को हमारी दोस्ती से जलन भी हो जाया करती थी, पर वह हंसकर टाल जाया करते थे। एक दिन अचानक सागर ने कहा कि वह इस लेक्चररशिप से रिज़ाइन कर रहा है। पूछने पर उसने कहा कि उसे लंदन में कोई अच्छा ऑफ़र मिला है। हम सब इसी बारे में चर्चा कर रहे थे और बहुत खुश थे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसने जाने से पहले उससे मिल ही भी नहीं पाए। उस दिन के बाद आज ही सागर मुझे मिला था, तो क्या वह कभी लंदन गया ही नहीं? और उसकी शादी? यह सब मेरे लिए पहेली जैसा था। अगले 7 दिनों तक मेरा मन कई तरह के अनुमान लगाता रहा। आशंका की सुई बहुत तेज़ घूमती है, इतनी तेज़ी से कि हमें हकीकत से कोसों दूर जाकर पटक देती है। कई बार मेरा मन स्वयं मुझको भी दोष देता कि मुझसे भी तो गलती हुई थी। मैं भी अपने बच्चों, परिवार और कॉलेज में कुछ इस तरह उलझी कि कभी उसकी खोज खबर भी नहीं ले पाई। और फिर उस ज़माने में तो विदेश जाने का मतलब ही विदेशी हो जाना होता है। समय के साथ हमारी दोस्ती बस एक मुकाम पर आकर रुक गई और एक मीठी याद बनकर रह गई थी। और आज उसका लंदन न जाकर भी हमसे इतने वर्षों तक न मिलना मेरे लिए एक पहेली जैसा बनता जा रहा था। अभी ने घर आते ही मुझसे पूछा, सागर को नोट्स दे दिए? जवाब में मैंने पूछा, तुम्हें पता था कि सागर लंदन गया ही नहीं? अभी कुछ जल्दी में था, कहते हुए कि उसे भी
कल ही यह बात पता चली है कि वह लंदन नहीं गया था। वह सुबह बम्बई जाने की तैयारी में लग गया। मैंने भी सोचा अच्छा है, जब तक वह लौटेगा तब तक सागर से अगली मुलाकात हो जाएगी और मैं अच्छी तरह उसे अपने सवालों के कटघरे में खड़ा करूँगी और उससे पूछूंगी कि उसने क्या क्या किया। बेचैनी के 7 दिनों के बाद जब दरवाजे की घंटी बजी तो सागर फिर से एक बार मेरे सामने खड़ा था और मैंने उससे काफ़ी कुछ बातें पूछना चाहिए। मैंने व्यंग करते हुए कहा, तो इस बार तुम वाकई आ गए? मैं तो सोच रही थी कि तुम फिर एक बार झूठ बोलकर निकल गए। सागर के कहने पर कि वह झूठ नहीं बोलता, मेरे मुंह से एक व्यंग भरी हंसी निकल गई। अच्छा, तुम झूठ नहीं बोलते? पर शायद सागर को अपने कहे पर विश्वास था। उसने पूछा, क्या कुछ गलत कहा मैंने? एक दीर्घ निश्वास के साथ मैं बस कह सकी, पता नहीं। सागर के लिए कॉफ़ी लेकर आई और सागर ने मुझसे पूछा, बस क्या बात है प्रियंका, तुम कुछ नाराज़ और परेशान दिख रही हो, क्या तुम्हें कुछ पूछना है? मैंने जब कहा नहीं तो तब सागर ने मेरे कंधों पर अपना हाथ रख दिया और कहा, क्यों झूठ बोल रही हो? मुझे लग रहा है कि तुम परेशान हो और कुछ जानना चाहती हो। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, झूठ पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है क्या? सागर को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह समझ गया था कि मैंने काफ़ी कुछ उससे छुपाया है। एक अच्छे इंसान की सबसे बड़ी कमी यही होती है कि वह अपने झूठ को छुपा नहीं पाता है। इसलिए मुझे पूछना नहीं पड़ा, वह खुद अपने झूठ की सफाई देने लगा। हाँ, मैंने तुम सबसे झूठ ही कहा था और तुम्हें सच्चाई बताने से शायद उस समय मेरा फ़ैसला बदल जाता। खैर छोड़ो, इतनी अच्छी कॉफ़ी के साथ इतनी बेसुरी बात नहीं कही जाएगी। सागर ने एक बार फिर बात को टालने की कोशिश की, पर मेरी आंखें उसका जवाब सुनने के लिए उसे घूरती रही। कॉफ़ी का कप टेबल पर रखते ही सागर एक लंबी सांस छोड़कर कहने लगा, अब क्या बताऊं तुम्हें? तुम्हें याद है, तुम्हारी शादी के कुछ समय बाद हमारे कॉलेज में मैनेजमेंट ने इकोनॉमी ड्राइव शुरू किया था। उसके तहत कुछ फैकल्टीज़ को निकालना तय हुआ था। मीटिंग में यह फैसला किया गया कि जो भी किसी विषय में जूनियर लेक्चरर हैं उन्हें ही हटाया जाएगा। कमेटी के एक सदस्य ने मुझे पहले ही बता दिया था कि अभिषेक को हटाया जाएगा क्योंकि वह एक जूनियर था। यह सुनकर मैं सन्न रह गया। अभी अभी तो तुम दोनों ने लोन लेकर घर खरीदा था और कार भी। तुम दोनों अपनी नई गृहस्थी में कितने खुश थे। दिल्ली में अपना घर होना तुम्हारा बचपन से ही सपना था। उस घर की रसोई में पहली बार खाना बनाते हुए तुम कितनी खुश थी। आत्मविश्वास और संतुष्टि से भरी हुई तुम्हारी छवि मेरी आंखों के सामने आ गई। अभी के जॉब के जाने से तुम दोनों के पारिवारिक सपनों की उड़ान, जिसने अभी पंख ही पसारे थे, बिखर जाती क्योंकि तुमने अभी भी कर्जा लिया था और कर्ज की ईएमआई के तकादों और जाओ न रहने से होने वाली अन्य परेशानियों में और उनसे मलिन होते तुम्हारे चेहरे से की कल्पना से ही मात्र मैं डर गया। तुमसे मेरा इतना रिश्ता तो था कि कड़ी धूप में खड़ा रहकर मैं कम से कम तुम्हारे लिए छाया तो बना रहूं। इसलिए मैंने मैनेजमेंट और तुम सबको लंदन जाने की बात कह दी और चुपचाप इस्तीफ़ा दे दिया। मैं फिर चुपचाप वहाँ से निकल जाता। मैनेजमेंट ने मेरी जिम्मेदारी अभिषेक को सौंप दी, लेकिन इसे डेस्टिनी ही कहेंगे कि असाइनमेंट आधा छोड़कर जाने पर मैनेजमेंट से मेरी बहस हो गई और इसलिए कॉलेज ने मुझे अच्छा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं दिया। किसी अच्छे कॉलेज में नौकरी मिलना मुश्किल था क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं था। इसलिए मैंने अपने सपने बदल लिए। मेरे गांव के कॉलेज में अच्छे विद्यार्थी तो थे, पर यूपीएससी के लिए तैयारी कराने वाला कोई व्यक्ति नहीं था और उन्हें मेरी भी ज़रूरत थी। मैंने वहीं जॉब ले ली। मुझे लगा अगर मैं उनके सपनों को पूरा करने का अपना सपना बना लूं तो शायद मुझे भी खुशी मिलेगी और मैं खुश हूं कि मैं इतने सालों में कई बच्चों के सपनों को पूरा करने में सफल रहा हूं। हाँ, एक बात ज़रूर हुई, इस सब में उलझकर उम्र निकल गई
और मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने शादी नहीं की। यह सब कहकर सागर हंस पड़ा। मैं अवाक सी उसे देखती रही। उसे कोई अच्छा इंसान कहूँ या देवता, जिसने मुझ पर हंसते हंसते अपनी सारी खुशियाँ लुटा दी थी, जिसने दूसरों की सफलता में अपनी सफलता ढूंढ ली थी। उसे धन्यवाद कहती तो उसका त्याग शायद छोटा पड़ जाता, और अगर कुछ उस त्याग का कारण पूछती तो हमारे इस अनकहे रिश्ते का अपमान होता। जाते हुए सागर ने कहा, एक बार गांव में रम जाओ तो शहर पराये लगने लगते हैं। फिर भी मैं अब तुम दोनों से मिलने आने की कोशिश ज़रूर करूँगा। जब भी होगा तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। फिर वह चला गया। उसे जाते हुए देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपना दूर जा रहा हो। वह एक ऐसा फ़कीर अपनी सारी खुशियाँ हमारी झोलियों में डालकर जा रहा हो। आज भी हम दोनों जब घर की बालकनी में बैठे हुए ढलते सूरज को देखते हुए साथ साथ शाम की चाय पीते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी खुशियाँ और हमारे घर के एक हिस्से में सागर भी पूरी तरह से शामिल है। उसकी वजह से ही तो हमारे ये सपने पूरे हो सके हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को याद से सब्सक्राइब भी कीजिए। तो फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।